हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हों। मैं आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं और ये आपका जो गवर्नर्स वाली जो चल रही थी सीरीज़, उसका थर्ड पार्ट है। मुशाहिद सर ने कुछ जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया था अपलोडिंग में, बट ये है आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल रही हैं। आप बस अच्छे से पढ़ाई करिए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशन कोट, क्योंकि स्टडी करने से पहले जोश जो है वो इतना हाई रहना चाहिए जिससे जब तक हमारा डे फिनिश हो या डे ख़त्म हो तब तक हमारे जोश में कोई कमी नहीं आए, हमारी बॉडी में बिल्कुल भी आलस नहीं आए। ठीक है, तो हमें अपनी स्टडी को एकदम पूरी, क्योंकि देखो अगर आप मन से करेंगे तब भी वही बात है, बेमन से करेंगे तब भी जो है आपका टाइम भी ख़राब होगा, घर वालों को भी लगे पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, हमारा पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, मतलब बुक्स खोल के बैठा है, स्टडी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करनी है और टारगेट बना के पढ़ना है कि हमें आधे घंटे में कितने पेज पढ़ने हैं या 1 घंटे में हमें कितना करना है। इस तरीके से, ये नहीं कि साहब लिए बैठे हैं झींक रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है पढ़ने का। ठीक है, तो पढ़ाई को जो है पूरे मन से पढ़ो, भले ही आप आधे घंटे से स्टार्ट करो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि बस हाँ वो सिर्फ आपकी हो। ठीक, सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन कोट। इसीलिए मैंने जो है वो मोटिवेशन कोट लाना स्टार्ट की, जिससे स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम पूरे से मोटिवेट रहें एंड तक। ठीक है, तो ये है, हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरा देती है। जब हम कोई भी काम की नई शुरुआत करते हैं तो डर लगता है। मान लो कोई इंसान है, बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ रहती है, पता नहीं यार हमारा मतलब क्या होगा, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। नई नई जॉब लगती है तो थोड़ी इंसान को जो है डर लगता है, परेशानी सी महसूस होती है। पर याद रखो कि सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। लेकिन क्या है कि इंसान अगर कोशिश ना करे, ठीक है, शुरुआत ही नहीं करे, तो वो काम होगा कैसे। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। अब मान लो हमें जॉब लेनी है, सिलेक्शन लेना है किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, कोई भगवान या जिसको भी आप मानते हो वो तो आएंगे नहीं, लो बेटा लो जॉब ले लो आप। ठीक है, बिना पढ़े कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये अपने अपने माइंड के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये है कि मेहनत सबको करनी है, बस ये डिपेंड करता है कि अपने माइंड पे, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन मेहनत सबको करनी है। तो क्या है ये कि याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती। जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करोगे तब तक सफलता में वो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर आसानी से किसी को मिल जाती है ना, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है उसके लिए। लेकिन अगर उसी चीज़ के लिए वो बहुत कड़ी मशक्क़त करे, मेहनत करे, तब जाके जो उसे मिलती कोई चीज़, सफलता मिलती है, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। ठीक है, तो इसलिए अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़िए। और जिन्होंने भी पढ़ना शुरू नहीं किया है वो आज से क्या अभी से बैठ जाएं बस पढ़ने के लिए। ये मत सोचो कि हमें कल से पढ़ना है कि परसों से पढ़ना है, मैंने शेड्यूल मंडे से बनाया, मैं मंडे से। नहीं यार, संडे में बैठ जाओ, दिक्कत क्या है, सारे दिन सेम है। जितना टाइम डिले करोगे उतना आलस आता जाएगा। अलार्म लगा के उठते हो, अरे यार 5 मिनट और सो लूँ, ये कोई तरीका नहीं होता। 5 बजे का अलार्म है तो 5 बजे 5 मिनट पहले उठ जाओगे ना, तो इतनी पॉजिटिविटी माइंड में रहेगी कि अरे यार आज तो मैं टाइम से पहले उठ गया। ठीक है, और यही अगर तुम 5 बजे का अलार्म लगाया, 5:30 पे उठ रहे, अरे यार आधे घंटे लेट हो गया मैं आज, तो वो निगेटिव माइंड स्टार्ट सुबह से ही चलने लगता है। यही अगर आप 5 मिनट पहले उठ जाओगे तो आप में वो एनर्जी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। यही आपने अगर 5 पेज का मतलब अपना शेड्यूल बनाया कि टारगेट कि मुझे इसके 5 पेज पढ़ने हैं या 10 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप 5 की जगह 6 पेज पढ़ लोगे, 7 पेज पढ़ लोगे, या 10 क्वेश्चन की जगह 12 क्वेश्चन आपने अगर पढ़ लिए ना, तो आप में एनर्जी आ जाएगी और दुगना पढ़ने की। और यही आपका टारगेट 5 की जगह 3 रह गया, अरे यार मैं अपने टारगेट पर भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो इसलिए जो है माइंड को पॉजिटिव रखो, पूरी एनर्जी के साथ करो। जब आप लेथार्जी होकर करोगे ना, आलस में सारी चीज़ें, तो वो डिले होंगी। लेकिन जब आप आलस को त्याग कर, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी पढ़ाई यूँ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो नई शुरुआत अभी से करो, कल पे कुछ मत टालो, क्योंकि सफलता जो है मुश्किलों के बाद ही नज़र आती है। ठीक है, अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा गवर्नर जनरल वायसराय। कुछ को हमने देख लिया था पिछले 2 वीडियोज़ में, अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आई हूँ। अभी इसकी एक वीडियो और आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग हैं ये, और इनसे रिलेटेड चीज़ें भी हैं, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पोर्शन है
मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसको आप लोग प्लीज़ बार बार पढ़िए, अच्छे से करिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे जो लोग पढ़ रहे हैं उनको जो है मेरी वीडियोस पहुंच पाएँ और वो भी जो है इसका फ़ायदा जो है वो ले पाएँ। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। सबसे पहले, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ठीक, प्रथम वायसराय मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में बताया था कि कौन हमारा भारत का गवर्नर जनरल प्रथम था, कौन मतलब जो किस तरीके से क्या बना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग पिछली वीडियो से कनेक्ट करते चलिए तो आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को देखते हैं, इसके ऑप्शंस हम। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। क्या आप लोग बता सकते हैं कि भारत के वायसराय जो है वो कब बने थे, मतलब गवर्नर जनरल से वायसराय कब बने थे? 1858 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है वो क्राउन के हाथों में सब कुछ आ गया था, तो तभी जो है वो भारत का गवर्नर जनरल जो था भारत का वायसराय बन गया था। और हमारे जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि क्राउन को जो है वो इनमें कोई गलती नहीं थी। दिक्कत ये थी कि उनको ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए 1858 में जो है वो विद्रोह हुआ, लोगों में अशांति थी। ठीक है, तो प्रथम वायसराय हमारे कौन है? लॉर्ड कैनिंग। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ उन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आपकी अगर मेमोरी इतनी शार्प है तो उसमें अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं बोलती जा रही हूँ इसमें काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिल जाएगी एग्जाम में रखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ठीक है, बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। ठीक, ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1868। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1789। ठीक है, 1708 में क्या कर दिया? दासों के निर्यात पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 1811 मैं कुछ बोल रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। 1843 ईस्वी में जो समस्त भाग से मतलब पूरे भारत से है दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था। कब? 1843 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि भारत से दासता कब समाप्त हुई या क्या था, तो 1843 में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। और 1860 में जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया था। कब? 1860 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ठीक, लॉर्ड डलहौजी सॉरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदा है। ठीक है, जैसे कर्जन है, कॉर्नवालिस हैं, तो ये भी इन्होंने जो है भारत में अगर हम देखें इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जब भी आप पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। ठीक, ऑप्शन ए अपहरण की नीति द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी सहायक संधि द्वारा, ऑप्शन डी कुप्रशासन के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। इन्होंने जो है वो ना हड़प संधि चलाई थी। ठीक, ये क्या करते थे, मतलब कोई भी इल्ज़ाम लगा के कोई भी राज्य जो है वो हड़प लेते थे, उसी के द्वारा इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाया अवध पे और उस पर जो है अपने राज्य में मतलब अंग्रेजों के उसमें विलय कर लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, इसने बहुत सारे काम किए इंडिया में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, सिंध पर 1843 में, 1845 में, 1849 में, 1854 में। ठीक है, बता सकता है कोई तो कमेंट में बताइए, वरना मैं ही बता देती हूँ। 1843 में। ठीक है, और 1843 में और क्या हुआ था, अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बताया है, भारत से दासता को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को कनेक्ट कर लीजिए तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा कब हुआ? 1843 में। भारत में
दासता को अवैध घोषित कब किया गया? 1843 में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ठीक, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेज़ली, ऑप्शन डी लिटन। इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये बंदा बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। यानी कि हमारे देश में रेल चलाने का, रेलवे लाइन बिछवाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, इसने बहुत सारे काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा आया। ठीक, भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया भी और आएगा भी। ठीक है, ऑप्शन ए हावड़ा और श्रीरामपुर, ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे, ऑप्शन सी मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे, मतलब बम्बई से ठाणे जो कि महाराष्ट्र में हैं दोनों। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। ठीक है, और ये जो है 1853 में चली थी ट्रेन यहाँ। ठीक है, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई ठाणे कब? 1853 में। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? अब इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने कुछ बोला है। ठीक, ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1890। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1853। ठीक है, नेक्स्ट, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी मद्रास रेलवे, ऑप्शन डी अवतिरहुत रेलवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, 1853 में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ जो है वो किसने किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। कहाँ से कहाँ हुआ था? बम्बई से ठाणे। ठीक, बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से कहाँ? ठाणे के मध्य चली थी। कब चली थी? 1853 में। याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सर हेनरी हॉर्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, किसी को पता है? नहीं पता है, मैं बताती हूँ। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अभी कैनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। कैनिंग सॉरी कौन थे? ये भारत के प्रथम वायसराय थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई क्या कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड एक शख्स और थे जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। उन्हीं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे और विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर उन्होंने उसको अवैध घोषित करवाया था। ठीक, 1829 में। ठीक, इसी तरीके से ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत प्रयास किए थे, समाज की सोच बदलने की कोशिश की, एक समाज से एक कदम आगे बढ़ के कार्य किए उन्होंने। उन्हीं के प्रयास थे कि लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है यानी कि 1856 में, ठीक है, 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन डी सर जॉन सोर ने। किसने समाप्त किया था भाई? कोई बता सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक, 1843 में मैंने बोला था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, 1843 किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक,
फ़िलहाल जो है वो इतने क्वेश्चंस रखते हैं आज के लिए। मैं इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लाती हूँ जिससे जो है वो प्रॉब्लम ना हो आपको, जो है वो मतलब कम क्वेश्चंस में आप बार बार रिवाइज़ कर लेंगे, छोटी वीडियोस रहेंगी तो। ठीक है, आगे की मैं नेक्स्ट फिर लेकर आती हूँ। बाकी आप लोग बताइए कैसा लगा ये, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे हमारा परिवार और बड़ा हो सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके प्लीज़ बताइए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, और तो आप लोग अच्छे से रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए अपने घर पे, और अपना ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको किसी और चीज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।